नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। साथियों, वॉशिंगटन डीसी के गलियारों में सन्नाटा छा चुका है और दिल्ली के गलियारों में एकदम हलचल और खुशी का मौका है, क्योंकि जापान ने अमेरिका को एक हिस्टोरिक लेवल पे झटका दे दिया है। 550 बिलियन डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट जापान यूएस के अंदर करने वाला था, अब वही पैसा वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। लगभग 60 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर आने वाले 10 सालों में करेगा। और यहां पर साथियों, गौर गौर फरमाने वाली बात यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जापान, और उसी ने यहां पर पावर शिफ्ट कर दिया है और इंडिया का हाथ थामा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ टैरिफ का मसला है या एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक साइडलाइन किया गया है यूएसए को? क्या ये मोदी और किष्किंधा का जो पार्टनरशिप है, किष्किंधा का, एक नए इंडो पैसिफिक को वो बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह होता है कि जब जापान जैसा देश अपने लॉयल अमेरिका का हाथ छोड़ के इंडिया का हाथ थाम सकता है, तो आगे आने वाले समय में ऐसे कौन से देश हैं जो इंडिया का हाथ यहां पर थाम सकते हैं? तो साथियों, यहां पर इसकी हिस्टोरिक लेवल पे बात करें तो सब कुछ यहां पे शुरू होता है एक शॉकिंग कैंसलेशन से, जहां पर जो जापान के ट्रेड निगोशिएटर थे, उन्होंने लास्ट मिनट में क्या किया, उन्होंने यूएसए जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। वही ट्रिप है ये जहां पर 550 बिलियन डॉलर का एक मेगा डील साइन होने वाला था। इमेजिन करिए कि ट्रंप साहब व्हाइट हाउस के अंदर रुके हुए हैं, जिस प्लेन से जापान के निगोशिएटर आने वाले, लेकिन वो प्लेन यूएसए के बदले लैंड हो जाती है दिल्ली के अंदर, और वही निगोशिएटर जो हैं वो यहां पर मोदी जी के साथ खड़े होते हैं। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि कैंसिल ही क्यों किया गया इस यूएसए के विजिट को? तो कुछ ऑफिशियल लाइन यहां पर कहती हैं कि डील में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो क्लियर नहीं थे। पर दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है टाइमिंग का, क्योंकि टाइमिंग ही वो चीज है जो सब कुछ बयान कर देती है जियोपॉलिटिक्स में। जैसे यूएस मीडिया ने जब इस चीज को कवर किया तो उन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कैंसिल कर दिया विजिट को, और उसी टाइम पीरियड पे जापान और मोदी जी का ये हिस्टोरिक डील साइन हो रहा है, क्योंकि मोदी जी अभी हैं टोक्यो गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं 2 दिन के दौरे पे, और वहीं पर ये डील साइन होनी है। तो वॉशिंगटन के गलियों में सन्नाटा का माहौल है, और दिल्ली में ये हैंडशेक, दिल्ली के साथ ये हैंडशेक किया जा रहा है। और इसी वीक टोक्यो ने ये भी चीज कह दिया, जब मोदी जी वहां पर है, कि भाई इंडिया, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे देश में पैसा लेके आएंगे। तो यहां पर ये जो भरोसा जापान ने भारत के तरफ दिखाया है, वो भरोसा यही बड़ा सवाल उठाता है कि अगर जापान जैसा बड़ा देश यहां पर भारत के तरफ पिवोट कर सकता है, तो वहां पर दूसरे कौन से यूएसए के एलाइज हैं जो इंडिया की तरफ पिवोट कर सकते हैं? अब सवाल साथियों यहां पर बहुत बड़ा ये आता है कि अगर जापान ने अमेरिका को साइड किया, तो उसने भारत को ही क्यों चुना? भारत के पास ऐसा क्या है कि टोक्यो ने यह अनाउंस कर दिया कि वो 60-68 बिलियन डॉलर्स का, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आने वाले 10 सालों में करेगा, जहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, डिजिटल एंड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें इंडिया के अंदर क्यों बनाएगा? जहां पर वो यूएसए के अंदर एक रेडीमेड जो बैकअप था उसको मिल सकता था, उसने इंडिया के अंदर वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनाएगा। तो ऐसा क्यों? तो यहां पर साथियों सिर्फ पैसे की बात नहीं आती है, यहां पर एक भरोसे की बात आती है जो इंडिया ने जापान को दिखाया है। और ये वही टाइम पीरियड है जब यहां पर ट्रंप साहब यूएसए भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड पे इंडिया के ऊपर भरोसा दिखाया है यहां पर जापान ने। तो याद रखिए, यहां पर जो जापान है वो सिर्फ यहाँ पे बस आउट ऑफ द ब्लू मून ने उसने ये डिसीजन नहीं लिया है। ये सब एक डिप्लोमेटिक और टाइमिंग की बात है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे जापान और चाइना का भी मसला जो है ना वो बहुत गर्म हो रहा है, और जापान जो है चाइना से अपने रिश्ते कम करना चाहता है, चाइना पे भरोसा कम दिखाना चाहता है। इसीलिए वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस वो डिपेंडेंट था चाइना पे, अब वो सोच रहा था कि वो कहां पर उसे शिफ्ट करे। तो इंडिया उसका मेन एजेंडा हो जाता है, ना कि यूएसए, क्योंकि यूएसए के अंदर चीजें ऑलरेडी महंगी है, तो इसके लिए उसने इंडिया को चुना। और ये सब जो पिवोट
टोक्यो यहाँ पे कर रहा है इंडिया के तरफ, ये पिवोट जो है ना, ये फ्यूचर ग्रोथ है टोक्यो के लिए भी, दैट इज जापान के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। और जापान यहाँ पे कह रहा है कि भाई दिल्ली तुम टेंशन मत लो, इंडिया तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए इकोनॉमिक लेवल पे हम तुम्हारा साथ देंगे। और ये जो पिवोट है ना इंडिया के तरफ, ये क्लियरली दर्शाता है कि जापान ने वॉशिंगटन को सीधा सीधा एक मैसेज दे दिया और उसी के साथ पूरी दुनिया को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि वो इंडिया के साथ है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पे इंडिया का जो असल मायने में दोस्त है, द ट्रू फ्रेंड, वो कौन है? क्या वो जापान है कि क्या वो यूएसए है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो आज के टाइम में भारत को टैरिफ्स के माध्यम से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हिस्टोरिक लेवल पे भी अमेरिका भारत के कई जगहों पे वो खिलाफ खड़ा था, पाकिस्तान का साथ दिया उसने, चाइना का साथ दिया, इंडिया के खिलाफ साथ दिया है। लेकिन जापान की जब हम बात करें तो जापान के साथ ये जो हमारा रिश्ता है वो नया नहीं है, वो हिस्टोरिक लेवल पे 70 सालों की हमारी दोस्ती है। जापान ने इंडिया के साथ 1950 के समय पे ही एक रिश्ता बना लिया था। 1950 में जब इंडिया का इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा था तो जापान ने भारत को चूज किया, और आज के टाइम पीरियड पे जापान जो है भारत का टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक देश होता है, जहां पर जापान जो है अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजों को वो बना रहा है। जैसे आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग पोर्ट के ऊपर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सब पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा आ रहा है यहां से। और इसी में अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो लगभग 20 अरब डॉलर के आसपास का भारत और जापान का ट्रेड होता है। इसके कंपैरिजन में इंडिया और यूएसए का ट्रेड कितना है? 120 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर का फासला है। लेकिन तो भी आज हम जापान को अपना करीबी दोस्त मान रहे हैं, ना कि यूएसए को, क्योंकि यूएसए का ये जो टैरिफ वॉर है ना, उसने कहीं ना कहीं भारत और यूएसए के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं फ्रैक्चर कर दिया। और ये फ्रैक्चर की वजह से ट्रस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं टूट गया है। इसी टाइम पीरियड पे जापान भारत की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, क्योंकि ये जो टोक्यो ने डिसीजन लिया, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है टोक्यो के लिए कि 68 बिलियन उसने इन्वेस्ट करना है। ये एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है जो आगे चल के और बेहतर बन सकती है, जो साउथ एशिया को यूनाइट कर सकती है वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ में। तो साथियों, यहां पर सिर्फ इसी की बात नहीं हो रही है। अब ये जो जियोपॉलिटिक्स में अलाइनमेंट है ना, ये सिर्फ पॉलिसीज से नहीं बनते, लेकिन ये पर्सनल केमिस्ट्री से भी चलती है। और यहीं पर सबसे बड़ी जो केमिस्ट्री है ना वो देखनी बाकी है, क्योंकि ट्रम्प साहब का कैरेक्टर है, जो ट्रम्प साहब का जापान के साथ रिलेशन है ना, वो भी खराब ही हुआ है, ऐसा नहीं है। ट्रम्प साहब ने भी बीच में ये कह दिया कि जो जापान जैसे लॉयल पार्टनर्स है उनके ऊपर भी ये टैरिफ्स लगाएंगे। उनके ऊपर ऑटोमोबाइल्स के ऊपर टैरिफ्स था, सिक्योरिटी कॉस्ट के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए थे, ठीक है, ये सब दिक्कतें। और इसी की वजह से तो जापान ने 49 लाख करोड़ का जो ट्रेड डील है उसे कैंसिल कर दिया यूएसए के साथ। इंडिया के साथ भी इनका वही रिश्ता है यूएसए का, कि भाई पर्सनल टोन ट्रम्प साहब का अजीब है इंडिया को लेके। मोदी जी को कुछ अलग बात बोल रहे हैं, इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल दिया, 50% का टैरिफ लगा दिया, ये सब चीजें हो रही हैं। अब ये चीज आप सोचिए कि एक तरफ ट्रम्प साहब की गालियां और टैरिफ्स हैं, और दूसरी तरफ जो किशिदा और जो मोदी साहब हैं उनके बीच का जो हैंडशेक्स हो रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि ये जो दोनों देश है ना, ये जो तीनों देश हैं, ये तीनों देश भारत, इंडिया, जापान और यूएसए सभी क्वाड के भी मेंबर्स हैं, जिनको इस एरिया के अंदर अपना कब्जा और अपना दबदबा बना के रखना था। लेकिन यूएसए की इस चीज की वजह से आज जापान और इंडिया यूएसए के ऊपर भरोसा कम कर पा रहे हैं और अपने बीच में ये कर पा रहे हैं। तो क्या जापान, जो वन ऑफ द मेजर एलाइज था यूएसए का, अब क्या वो यूएसए का हाथ पकड़ के एशिया को ही पावरफुल बनाने का प्रयास करेगा क्या? तो ये सब चीजें आ रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पर
जापान जो है यूएसए का साथ इसके लिए भी छोड़ना चाहता है क्योंकि ट्रम्प साहब जो है ना बहुत ज्यादा टैंट्रम्स करते हैं। वो कभी चाइना का हाथ पकड़ लेंगे, कभी चाइना को सजा देंगे, कभी रशिया का हाथ पकड़ लेंगे, कभी रशिया को सजा देंगे। तो बहुत ज्यादा वेरिएंट कैरेक्टर है और यहाँ पर जापान इसके लिए ट्रम्प के ऊपर इतना भरोसा नहीं दिखा सकता क्योंकि जापान को भी अपना फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि जापान चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर होना चाहता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा नेचुरल पार्टनर होता है कौन? इंडिया। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है उसके चीजों को यहाँ पे भेजने के लिए, डेमोक्रेसी भी है इंडिया के अंदर और एक बहुत ही रिलायबल फ्रेंड है जो अगर कभी जापान के साथ मिलिट्रीली भी अगर कुछ होता है ना तो इंडिया वहां पे अपनी सेना भेज सकती है बहुत फास्ट तरीके से। और यही वजह है कि अमेरिका जब अमेरिका प्रेशर डाल रहा है इंडिया के ऊपर तो आज के टाइम में उसके दोस्त दैट इज जापान जैसे देश भी अमेरिका के प्रेशर को इतना ज्यादा बड़ा नहीं मानते हैं और अमेरिका के लाइंस के खिलाफ जाके वो भारत का समर्थन यहां पर करने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट। सो ये जो कैंसलेशन और जो प्लेज भारत की तरफ हुआ है ये सिर्फ मनी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो आज बहुत ज्यादा खतरे में। अमेरिका आज जो इकोनॉमिक स्टेबल पावर सॉरी जो स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर के जो खिताब से वो खड़ा रहता था वो आज के टाइम में नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो अगर यूएस अपने सबसे क्लोज एलाई जापान को टैरिफ के ट्रैप में फंसा सकता है तो बाकी एलाइज को वो क्या करेगा? सो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी वजह से वॉशिंगटन अब एक रिलायबल इकोनॉमिक एंकर जो है ना वो नहीं रहा है और इसी गैप को एशिया फिल कर रहा है और एशिया के अंदर इंडिया इस गैप को फिल कर रहा है और जापान अपना यही पिवोट जो है भारत की तरफ डालने का प्रयास कर रहा है क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे जो ट्रम्प साहब है उन्होंने भारत के साथ अपना रिश्ता खराब कर दिया और जापान को लग रहा है अब भारत जो है जो उसका जिंदा रहने का जो उसका सक्सेस का जो मेन जो जरिया है ना वो भारत बन सकता है। और इसी का मतलब यहां पर यह भी होता है कि जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है ना वो अब शिफ्ट होगा। जैसे कि ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन हो गया, ग्लोबल साउथ, ये वाले जो ब्लॉक्स है ना वो अब मोमेंटम में आएंगे, ना कि नाटो, G7, वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब चीज। क्योंकि ये जो सारे देश हैं ये सब पार्ट किसके हैं? ये सब पार्ट हैं ऑलरेडी G7 के भी। तो G7 के अंदर भी यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि मसले यहां पर आएंगे ही आएंगे। तो सवाल यहां पर ये है कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, ट्रम्प साहब इंडिया को आइसोलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रम्प साहब जापान को आइसोलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक चीज को ट्रम्प साहब देख रहे हैं कि बाइलैटरल लेवल पे आइसोलेट करेंगे, लेकिन वो क्या सही मायने में बाइलैटरल लेवल पे आइसोलेट हो रहा है? नहीं, वो एक मल्टीलैटरल चीज है ना, क्योंकि एक देश का असर दूसरे देश पे हो गई तो जाहिर सी बात है बाइलैटरल आइसोलेशन आप कर ही नहीं सकते हो। तो ट्रम्प साहब को ये चीज समझनी पड़ेगी और इसी का नतीजा देखने को मिला कि जापान ने $550 बिलियन 49 लाख करोड़ का ट्रेड डील कैंसिल कर दिया यूएसए के साथ और 6 लाख करोड़ का वो प्लेज कर चुका है इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो ये जापान की तरफ से एक बहुत ही साइलेंट डिक्लेरेशन है कि ग्लोबल बैलेंस जो है ना अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है और अमेरिका का सबसे पुराना जो एलाई है ट्रंप के टैरिफ्स और प्रेशर पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हुए मोदी और भारत को अपने ग्रोथ का फ्यूचर यहां पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहीं से कुछ और सवाल उठते हैं कि अगर जापान, ठीक है, वापस से बोलना चाहूंगा, अगर जापान जैसे लॉयल पार्टनर भारत का साथ दे रहे हैं तो अगला कौन होगा जो भारत का साथ देगा? यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर यूएस के अपने और G7 पार्टनर्स। तो एक बात क्लियर है साथियों यहाँ पे कि 21वीं शताब्दी की जियोपॉलिटिक्स में एक नया इक्वेशन हो रहा है और उस इक्वेशन के सेंटर में भारत खड़ा है। तो इसी के ऊपर आपकी राय क्या रहेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल को और मुझे देखने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।